हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं शिवानंद सर आप सभी को हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे फेजर डायग्राम के बारे में, कैसे फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं एक सीरीज आरएलसी सर्किट के केस में, आरसी सर्किट के केस में, आरएल सर्किट के केस में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटी फैक्टर एंड रिजोनेंस के बारे में। रिजोनेंस क्या है, क्वालिटी फैक्टर क्या है, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। और एक बात बच्चों, अगर आप सब मेरा पिछले लेक्चर नहीं देखे हो तो ऊपर में जो आई बटन है वहां पर क्लिक करो। मेरा जितना सारा पिछला लेक्चर्स है अवेलेबल होगा, जाकर वहां पर देखिए। वो वहां पर देखने के बाद यहाँ पर आइए, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक इंटरकनेक्टेड है। ठीक है ना। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो बच्चों, ये रहा रिजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, ये एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं सीरीज आरएलसी सर्किट का। ये है रजिस्टर, यह हमारा इंडक्टर जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल है। ये है कैपेसिटर जिसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी है। ठीक है, यहां पर एसी वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जिसका वैल्यू है E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा अब देखो, हम अगर अभी इंपेडेंस का इक्वेशन लिखे इससे, तो कैसे लिखे हम लोग, यहां पर लिखता हूं। देखो, जेड इक्वल्स टू, एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। एक मिनट रुक जाओ, हाँ यहां पर करते हैं। देखो, जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। देखो, ये सीरीज आरएलसी सर्किट है ना, तो उस हिसाब से क्या होगा, जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर। यही तो हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में। पिछले लेक्चर तो नहीं, उसका पिछला वाला लेक्चर, वहां पर पढ़े थे इंपेडेंस कैसे निकालें। ठीक है ना, अगर नहीं देखे फिर से जाइए, वहां पर डिटेल में पढ़ाया हूं कैसे इंपेडेंस निकालते हैं। ठीक है, तो वहां पर जाइए, पढ़िए, फिर यहाँ पर आइए। ठीक है, तो इंपेडेंस सीरीज आरएलसी सर्किट में होता है जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर। इसको हम लोग एक्सएल माइनस एक्सी ही बोल सकते हैं या एक्सी माइनस एक्सएल, आप जो भी ले सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके इसके हिसाब से वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा, वी नेट इक्वल्स टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर का होल रूट ओवर। एम आई राइट, समझ में आया ये दो इक्वेशन। अच्छा, अब मुझको एक बात बोलो, मैं पूछूंगा ये इंपेडेंस मिनिमम कब हो सकता है। मैं बोल सकता हूं ना, जब एक्सएल और एक्सी, एक मिनट रुक जाओ। तो मैं क्या बोल रहा था, इंपेडेंस मिनिमम कब हो सकता है, जेड मिनिमम कब हो सकता है, जब एक्सएल एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा, उस टाइम इंपेडेंस हमारा मिनिमम होगा और उसका वैल्यू कितना होगा, रेजिस्टेंस के बराबर होगा। एम आई राइट, समझ में आया। तो यहां पर देखो, उस हिसाब से जब इंपेडेंस मिनिमम होगा तो उस केस में वोल्टेज का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वी नेट इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, बिकॉज एट दैट टाइम क्या होता है, वी एल वी सी के साथ बराबर होता है। समझ में आया। इंपेडेंस कब मिनिमम होता है, जब एक्सएल एक्सी के साथ बराबर होगा। देखो ना, यहां पर एक्सएल एक्सी के साथ बराबर हो गया, कैंसिल इच अदर हो जाएंगे, तो सिर्फ जेड इक्वल्स टू आर रहेगा, जो कि मिनिमम इंपेडेंस को इंडिकेट करता है। समझ में आया। अच्छा, और जब इंपेडेंस मिनिमम होगा तो नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा, वी आर के बराबर हो जाएगा, मतलब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। क्यों, क्योंकि उसी टाइम VL इक्वल्स टू VC हो जाता है, तो ये भी कैंसिल इच अदर कर दिया, तो बचा क्या, वी नेट इक्वल्स टू VR। ठीक है, अच्छा आगे हम लोग क्या करेंगे ना, इंपेडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखो यहां पर मैं ऑलरेडी दो ग्राफ ड्रॉ किया हूं, एक इंपेडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, दूसरा करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। क्यों क्यों अभी पता चलेगा। देखो, मुझको पता है बच्चों, एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एन होता है,
एक्सएल इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 2πfl। यस और नो? अच्छा, एक्सएल तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके साथ होगा? फ्रीक्वेंसी के साथ होगा। अच्छा, उस हिसाब से एक्सी क्या होता है बच्चों? एक्सी होता है 1/ω c। यस और नो? और ये एक्सी इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2πfc। यस और नो? तो इसको अगर इससे हमको क्या मिल रहा है? एक्सी इनवर्स प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होता है। समझ में आया क्या आप सबको? मैं क्या बोला? मैं बोला एक्सएल ओमेगा एल के साथ बराबर होता है ना, तो एक्सएल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ एक्सी इक्वल टू 1/ω c होता है ना, तो एक्सी डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल टू किसके साथ होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी होगा। अच्छा, अब आते हैं ग्राफ के। अगर मान लो हमारा फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो, मतलब जीरो के साथ बराबर हो। ठीक है, अगर मान लो फ्रीक्वेंसी हमारा मिनिमम हो, जीरो के साथ बराबर हो, उस टाइम इंपेडेंस कितना हो जाएगा? देखो, फ्रीक्वेंसी मिनिमम मतलब एक्सएल जीरो हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या है? एक्सएल है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या? ये बचेगा। क्यों? फ्रीक्वेंसी जब मिनिमम होता है, एक्सी क्या होता है? मैक्सिमम होता है, इनफाइनाइट, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना? तो उस केस में इंपेडेंस जो मिलेगा, क्या मिलेगा? उस केस में जो इंपेडेंस मिलेगा वो एक्सी के साथ बराबर होगा, जो कि मैक्सिमम होगा। यस और नो? ये मैक्सिमम होगा। तो जब फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, हमको मैक्सिमम इंपेडेंस मिलेगा। और मान लो ये पॉइंट में फ्रीक्वेंसी f1 है, ये f1 इस पॉइंट में फ्रीक्वेंसी लेट्स सपोज f0 मानता हूं। ठीक है, तो ये f1 क्या है? f0 से स्मॉल है। और इस जब f1 मिलता है उस टाइम फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। f1 फ्रीक्वेंसी जब मिलता है, फ्रीक्वेंसी भी उसी हिसाब से ज्यादा होता है, मतलब इंपेडेंस भी उसी हिसाब से ज्यादा होता है। अगर इंपेडेंस ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? उस टाइम उस टाइप का सर्किट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? उस टाइप के सर्किट को हम बोलेंगे कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट। क्यों बोलते हैं कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट बच्चों? क्योंकि उस टाइम एक्सी मैक्सिमम होता है, मतलब बाकी सब मिनिमम होता है। ठीक है ना? बाकी सब मिनिमम होता है, तो एक्स मतलब वहां पर जो सर्किट होगा क्या होगा? कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट होगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो इंपेडेंस मिलेगा वो एक्सी के साथ बराबर होगा, मतलब जेड किसके साथ बराबर होगा? एक्सी के साथ बराबर होगा। इसीलिए उस टाइम मतलब एफ नोट से पहले जो इंपेडेंस हमको मिल रहा है वो किसके साथ बराबर हो सकता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ बराबर हो सकता है। इसीलिए उस टाइम जो सर्किट हमको मिलता है उस सर्किट को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट। समझ में आया अच्छे से? मतलब ये F1 के टाइम में जो इंपेडेंस मिल रहा है वो क्या होता है? एक्सी मिलता है, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस मिलता है, और उस सर्किट को बोलते हैं कैपेसिटिव एलसीआर। ठीक है, अब आते हैं सुनो, ये एफ नॉट, अभी एफ नॉट के बारे में भूल जाते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। एफ नॉट से अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं, मतलब फ्रीक्वेंसी को अगर इंक्रीज कर रहा हूं, क्या सीन होगा? फ्रीक्वेंसी पहले एक्सी के केस में देखते हैं। ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या करेगा? घटेगा। ठीक है, मान लो फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट हो गया, एक्सी क्या हो जाएगा? जीरो, मतलब कैपेसिटर गायब, एक्सी जीरो हो गया ना। ठीक है, मतलब रिएक्टेंस ही नहीं है, पाथ शॉर्ट हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, अब अगर फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट है, एक्सेल क्या होगा? वो भी तो इनफाइनाइट होगा। मतलब उस टाइम जो सर्किट मिलेगा उस सर्किट को क्या बोलेंगे बच्चों? उसको बोलेंगे इंडक्टिव एलसीआर सर्किट। मतलब एफ नॉट के बाद जो फ्रीक्वेंसी मिल रहा है वो फ्रीक्वेंसी की वजह से जो इंपेडेंस बनेगा वो इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ बराबर होगा। मतलब उस टाइम जो भी इंपेडेंस मिलेगा वो एक्सेल के साथ बराबर होगा। इसी वजह से इस एलसीआर सर्किट को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव एलसीआर सर्किट। मान लो इस पॉइंट में फ्रीक्वेंसी हमको F2 मिल रहा है, तो ये F2 क्या है? ग्रेटर देन F है, और ये F2 के वजह से इंपेडेंस मिलेगा वो एक्सेल के साथ बराबर होगा, और उस टाइम जो सर्किट मिलेगा उसको बोलेंगे इंडक्टिव एलसीआर सर्किट। ये दोनों पता चल गया। मतलब यहां से हमको क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अगर एफ नोट से पीछे है, मतलब एफ नोट से फ्रीक्वेंसी कम है, उस टाइम सर्किट हो जाएगा कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट। ठीक है,
और उस टाइम इंपेडेंस क्या होगा, एक्सी के साथ बराबर होगा, और फ्रीक्वेंसी जितना घटाओगे एक्सी का वैल्यू उतना बढ़ता जाएगा, मतलब इंपेडेंस मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एफ नोट से अगर मैं आगे बढ़ूं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं, उस टाइम जो सर्किट मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंडक्टिव एलसीआर सर्किट। ठीक है, और उस टाइम जो इंपेडेंस मिलने वाला है वो क्या होगा, वो एक्सएल के साथ बराबर होगा, और इस टाइम जो मिलेगा वो एक्सी के साथ बराबर होगा। समझ में आया? अच्छा, अब आते हैं एफ नोट के। ये एफ नोट ऐसा एक फ्रीक्वेंसी है जिस पॉइंट में हम लोग बोल सकते हैं एक्सएल का वैल्यू, देखो एक्सएल का वैल्यू एक्सी के साथ बराबर हो जाएगा। अगर एक्सएल एक्सी के साथ बराबर हो जाएगा, हमको ऑलरेडी पता है क्या, मिनिमम इंपेडेंस मिलेगा, और इस मिनिमम इंपेडेंस की वजह से जो वोल्टेज मिलने वाला है वो क्या होगा, वीआर के साथ बराबर होगा, और जो इंपेडेंस मिलने वाला है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस के साथ बराबर होगा। मतलब इस एफ नॉट के टाइम में जो मिनिमम इंपेडेंस मिलेगी, एफ नॉट के टाइम में एक्सएल एक्सी के साथ बराबर है, इंपेडेंस जो मिलेगा मिनिमम मिलेगा, जो कि आर के साथ बराबर होगा, और इस टाइम जो वोल्टेज वी नेट मिलेगा वो क्या होगा, वी आर के साथ बराबर होगा। देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये एफ नॉट में जो इंपेडेंस मिल रहा है जिसके वजह से एक्सएल एक्सी के साथ बराबर हो रहा है, वो फ्रीक्वेंसी को बच्चों क्या बोलते हैं जानते हो, वो फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, एफ नॉट is the frequency which is called as resonance frequency, resonance frequency। आया समझ में अच्छे से? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या किसको बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होता है जिस टाइम हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव इंडक्टेंस बराबर होता है, और उस टाइम हमको मिनिमम इंपेडेंस मिलता है जो कि रेजिस्टर के साथ बराबर होता है, और उस टाइम जो नेट वोल्टेज मिलता है वो रेजिस्टर के उस वोल्टेज के साथ बराबर होता है, और उस टाइप का फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्लियर? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है? अच्छा, अब चलते हैं, ये हो गया फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंपेडेंस का ग्राफ। इसके वजह से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है हमको पता चल गया। ठीक है, अभी वही चीज को आगे बढ़ाते हैं, वही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का क्या ग्राफ होता है वो देख ले। देखो फिर से, एफ नोट से अगर पीछे जाए फ्रीक्वेंसी घट रहा है, मान लो यहां पर फ्रीक्वेंसी पूरा मिनिमम है, जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम होता है उस टाइम किसका इंपेडेंस ज्यादा होता है, कैपेसिटी, मतलब जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम होता है इंपेडेंस तो मैक्सिमम रहेगा ना, तो उस टाइम जो मैक्सिमम इंपेडेंस मिलता है वो किसके बराबर होता है, एक्सी के बराबर होता है। अच्छा, मतलब फ्रीक्वेंसी जब घटता है, फ्रीक्वेंसी जब मिनिमम होता है तब मैक्सिमम इंपेडेंस मिलता है। जब इंपेडेंस मैक्सिमम होगा, इंपेडेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट हमारा मिनिमम हो जाएगा, तो यहां पर मिनिमम करंट मिला। जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूं, यहां पर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो एक्सी क्या होगा, घटने लगेगा, इंपेडेंस क्या होगा, घटेगा, इंपेडेंस घटेगा मतलब करंट बढ़ेगा, तो करंट बढ़ने लगा। ठीक है, और एफ नोट क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एंड वी नो दैट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक्सएल एक्सी के साथ बराबर होता है, एक्सएल एक्सी के साथ बराबर होता है, तो उस टाइम हमको मिनिमम इंपेडेंस मिलता है। अगर इंपेडेंस मिनिमम है करंट मैक्सिमम होगा, बनाया ना, करंट मैक्सिमम है। समझ में आया? अभी क्या होगा, फिर से फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा, कौन सा इंपेडेंस, कौन सा कैटेगरी का इंपेडेंस बढ़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी को अगर इंक्रीज करूं एक्सी तो घट जाएगा, इतना पता है। मतलब ये जो एक्सी है वो जीरो हो जाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी को मैं इनफाइनाइट कर रहा हूं ये एक्सी जीरो हो जाएगा, तो कौन सा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्सएल इंक्रीज हो जाएगा। एक्सएल इंक्रीज होगा मतलब उस टाइम जो इंपेडेंस बोलेगा वो एक्सएल के साथ बराबर होगा, मतलब मैक्सिमम इंपेडेंस मिल जाएगा जब फ्रीक्वेंसी को मैं इनफाइनाइट तक बढ़ाऊंगा। ठीक है, उस टाइम तो मतलब क्या हो जाएगा, इंपेडेंस मैक्सिमम हो जाएगा, अगर इंपेडेंस मैक्सिमम फिर से करंट मिनिमम हो जाएगा, फिर से करंट घटने लगा। समझ में आया? मतलब एफ नॉट एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जहां पर हमको मैक्सिमम करंट मिलता है, ठीक है, और मिनिमम इंपेडेंस होता है।
एफ नॉट से पहले जो फ्रीक्वेंसी मिलता है उसके वजह से सर्किट बन जाता है क्या ना, कैपेसिटिव कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट। ठीक है, और उस टाइम जो इंपेडेंस होता है वो एक्सी के साथ बराबर होता है। ठीक है, और वहां पर करंट अभी क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज करता है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी में एफ नॉट की तरफ बढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छा, एफ नॉट के बाद जो फ्रीक्वेंसी अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं उसके वजह से जो इंपेडेंस मिलेगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर हो जाएगा किसके, एक्सेल के बराबर हो जाएगा। और उस टाइम क्या हो जाएगा, जेड अगर इंपेडेंस एक्सेल के बराबर हो गया, करंट उस टाइम क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, मतलब करंट घटने लगेगा क्योंकि इंपेडेंस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा, तो करंट घटने लगेगा, तो फिर से करंट घटा। ठीक है, और इस टाइम जो सर्किट मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंडक्टिव एलसीआर सर्किट। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव एलसीआर सर्किट। आया समझ में बच्चों, मैं क्या बोला, रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के टाइम में इंपेडेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट का सिचुएशन क्या होता है, सब पता चला अच्छे से। ठीक है, चाहो तो आप पोज करके लिख सकते हैं ये वाला चीज को। ठीक है, आई होप आप पोज करके लिख चुके हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, यहां पर एक सीरीज एलसीआर सर्किट गिवन है। देखो यहां पर कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर एक इंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, सीरीज एलसीआर सर्किट है। ठीक है, अच्छा, अगर सीरीज एलसीआर सर्किट है, यहाँ पर एक ऐसी सोर्स लगा हुआ है जिसका वैल्यू क्या है बच्चों, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है, इफ frequency of AC source increases, if frequency of AC source increases, then brightness of the bulb increases or decreases। ये बल्ब का ब्राइटनेस बढ़ेगा या घटेगा, ये पूछ रहा है। अगर ऐसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी में बढ़ाऊं, इसका अगर फ्रीक्वेंसी को मैं इंक्रीज करूं, क्या हो सकता है, थोड़ी देर पॉज करो और उसका आंसर देने की कोशिश करो। पोस्ट करके आंसर दिया, आई होप आंसर मिला होगा, नहीं तो मैं अभी बोल रहा हूं। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं फिर से इसका इक्वेशन लिखूं, पूरा पूरा जीरो लेवल से हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अगर इसका इक्वेशन में लिखूं, क्या लिखूं बच्चों, जेड इक्वल्स टू इंपेडेंस का इक्वेशन क्या होगा, जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर, यही तो है। ठीक है, अभी मैं फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एट रेजोनेंस मतलब एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ नॉट के टाइम इंपेडेंस क्या होता है, मिनिमम होता है जो कि आर के बराबर होता है, यही तो है। ठीक है, अच्छा, आप देखो इसके बेसिस में अगर मैं जो ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं इंपेडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, ये रहा मेरा ग्राफ, और ऑलरेडी मैं इंपेडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ कर चुका हूं, उसको फिर से मैं यहां पर दिखा रहा हूं, देखो यही तो है। ठीक है, अच्छा, इस पॉइंट में मुझको क्या मिल रहा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिलता है, ये होता है इंपेडेंस, मिनिमम इंपेडेंस होता है। ठीक है, और सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ये करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ ड्रॉ कर दिया, इंपेडेंस वर्सेस हमको चाहिए क्या, इंपेडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। चलो, ये मेरा इंपेडेंस का एक्सिस, ये मेरा फ्रीक्वेंसी का एक्सिस, ये हो गया मेरा इंपेडेंस का, ये मेरा फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो इंपेडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसे होता था, ए से, तो इस पॉइंट में फ्रीक्वेंसी जो मिलता था एफ नॉट के बराबर होता था। ठीक है ना, इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी मिलता था वो एफ नॉट के बराबर होता था, और यहां पर मुझको क्या मिलता था, जेड जो होता था वो एक्सी के बराबर होता था।
और यहां पर जेड जो होता था एक्सेल के बराबर होता था। ठीक है, आप मुझको बोलो। चलो साथ में करंट का भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं। तो कैसा होता है, ऐसे होता है। एट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमको मैक्सिमम करंट मिलता है, एट रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट मिलेगा। मैक्सिमम करंट मिलता है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम होता है, इंपेडेंस क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम होता है। करंट क्या होता है बच्चों, यहां पर देखो, करंट क्या होता है, करंट मिनिमम होता है ना, देख लो यहां पर करंट क्या है, मिनिमम है। देखो करंट मिनिमम है ना। अच्छा, अगर करंट मिनिमम है तो यहां पर कम करंट सप्लाई होगा, बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा क्या, नहीं करने वाला है, मतलब बल्ब का ब्राइटनेस डिक्रीज होगा। आया समझ में। चलो अभी 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 आंसर नहीं कंप्लीट हुआ है, आगे देखो। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को आगे बढ़ाऊं, इंपेडेंस घटने लगेगा, और एट रीजनल फ्रीक्वेंसी मुझको मिनिमम इंपेडेंस मिलेगा, और मिनिमम इंपेडेंस की वजह से करंट मुझको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। देख सकते हो, अगर करंट मैक्सिमम मिल रहा है उस वक्त, तो बल्ब को ज्यादा करंट मिल रहा है, मतलब ब्राइटनेस, बल्ब का ब्राइटनेस बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। समझ में आया। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही फ्रीक्वेंसी को और आगे बढ़ाए तो क्या होगा, फिर से इंपेडेंस इंक्रीज करेगा। अगर इंपेडेंस इंक्रीज कर रहा है, करंट घटता है, देखो करंट हमारा घट रहा है। अगर करंट घट रहा है मतलब मिनिमम करंट अगर मिल रहा है, तो बल्ब को क्या मिनिमम करंट मिलेगा, मतलब ब्राइटनेस फिर से घटने लगेगा। तो यहां से क्या पता चल रहा है, सीरीज आरएलसी सर्किट के केस में बल्ब का ब्राइटनेस क्या होगा, आंसर क्या हो सकता है, आंसर यहां पर होने वाला है क्या, brightness may be increase और डिक्रीज। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा वाला फ्रीक्वेंसी है, कितना अमाउंट का फ्रीक्वेंसी है, उस हिसाब से उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया इसका आंसर क्यों बोला। चाहो तो आप इसको पोज करके लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। लिखो यहां पर पोज करके, पोज कर लिया, लिख लिया, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट सवाल गिवन है, ये एक सीरीज आरएल सर्किट है, दिखाई दे रहा है बच्चों, ये बल्ब है, बल्ब का रेजिस्टेंस है आर, यहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सएल, तो सीरीज आरएल सर्किट है, ठीक है। अभी सेम सवाल, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स इंक्रीजेस देन द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल, बल्ब का ब्राइटनेस क्या होने वाला है, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो अभी देखो, फिर से जीरो लेवल से इंपेडेंस का इक्वेशन पे लिखते हैं। यहां पर क्या है, जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का होल रूट ओवर, यही तो है। अच्छा, अभी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंपेडेंस का ग्राफ, कैसे था हमारा, ऐसे था। एट रिजोनेंस यहां पर हमको मिनिमम इंपेडेंस मिल रहा था, और ये था हमारा करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, कैसे था, ऐसे था। एट रिजोनेंस मुझको क्या मिल रहा था, मैक्सिमम करंट मिल रहा था, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझको बच्चों एक चीज देखो, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता जाऊं, क्या बोल रहा है वो, अगर मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूं तो बल्ब का ब्राइटनेस बढ़ेगा या घटेगा, ये तो। यहां पर देखो, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता जाओ क्या हो जाएगा, इंपेडेंस बढ़ने लगेगा, ठीक है ना, इंपेडेंस बढ़ने लगेगा। अच्छा, और एक चीज, यहां पर कैपेसिटर नहीं है, मतलब ये वाला चीज का कोई काम ही नहीं है, ये वाला, ये वाला दूसरा कलर में दिखाता हूं तुमको, यहां से यहां तक ये वाला चीज का कोई काम ही नहीं है।
और यहां पर भी, यहां से यहां तक कोई काम नहीं है, ठीक है। यहां से फ्रीक्वेंसी में आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहां पर क्या है, रजिस्टर और इंडक्टर ही है ना, मतलब हमको मिनिमम कब मिलेगा, जब एक्सएल का वैल्यू 0 होगा और मिनिमम होगा। एक्सएल का वैल्यू मिनिमम कम होता है, यहां पर ही होता है, तभी जाकर हमको आर मिलता है, इंपेडेंस के बराबर होता है, ठीक है ना, मिनिमम इंपेडेंस मिलता है, यही तो है। इस पॉइंट में हमको एक्सएल एक्सी के बराबर होता है, मतलब 0 हो जाता है। यहाँ पर तो एक्सी नहीं है, मतलब मैं पूछूंगा इंपेडेंस मिनिमम होगा, कब होगा, जब एक्सएल का वैल्यू 0 होगा और जेड के साथ बराबर होगा। और जेड के साथ बराबर हो रहा है अगर आर, तो एक्सएल का वैल्यू 0 हो रहा है, तो कहां पर होगा, यही पॉइंट पर होगा ना। समझ में आया। तो एफ नॉट में एक्सएल का वैल्यू 0 हो जाता है, तो मिनिमम इंपेडेंस मिलेगा जो कि आर के बराबर होगा। अच्छा, अभी फ्रीक्वेंसी को मैं इंक्रीज करूंगा, फ्रीक्वेंसी को क्यों क्यों एक्सएल का वैल्यू मैं बोल रहा हूं 0, देखो इस पॉइंट में मैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी मान रहा हूं, मतलब मैं क्यों क्यों बोल रहा हूं, देखो 0 जब फ्रीक्वेंसी हमको पता है ना बच्चों, देखो मैं बोल क्यों रहा हूं, कोई चीज को रटो मत, ठीक है ना। मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो हमको पता है ना एक्सएल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है। अगर फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या है, मिनिमम है ना, क्योंकि एक्सी तो नहीं है, यहां पर कैपेसिटर तो नहीं है, तो इसके बारे में सोचो ही मत, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जब 0 होता है, एक्सएल का वैल्यू तो 0 ही होगा ना। फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो एक्सएल वैल्यू स्लाइटली स्लाइटली बढ़ेगा। एफ नॉट तक हमको मिनिमम फ्रीक्वेंसी ही मिलेगा, मतलब मिनिमम इंपेडेंस ही मिलेगा, मतलब ये एक्सएल अभी भी उतना ज्यादा नहीं है कि इंपेडेंस को बढ़ा सकता है, ठीक है ना। तो अभी भी मिनिमम इंपेडेंस हमको मिलने वाला है। जैसे ही एफ नॉट को क्रॉस करूंगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एफ का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा बहुत ज्यादा, एक्सएल का वैल्यू बढ़ जाएगा, उस टाइम जो इंपेडेंस मिलेगा वो होगा जेड इक्वल टू एक्सएल के बराबर हो जाएगा। इसी वजह से मैं बोला कि यहां पर मिनिमम इंपेडेंस मिल रहा है, ठीक है, और यहां पर जेड इक्वल टू एक्सएल है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं क्या बोलूं, अभी फ्रीक्वेंसी को मैं इंक्रीज करता जाऊंगा, अगर इंक्रीज करूंगा क्या होगा, इंपेडेंस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रहा है, मतलब इंपेडेंस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, इंपेडेंस बढ़ता जाएगा। अगर इंपेडेंस बढ़ रहा है तो करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, घट रहा है, करंट मिनिमम हो जाएगा, मतलब बॉल्ब का ब्राइटनेस क्या हो जाएगा बच्चों, घटने लगेगा। आया समझ में अच्छे से मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है द ब्राइटनेस of the ball, the brightness of the ball will decrease, घटेगा। क्यों घटेगा, समझ में आया, ठीक है ना। पहले तो चीज मैं बोलने वाला हूं, यहां पर एक्सी नहीं है, ठीक है, मतलब ये ग्राफ का कोई काम ही नहीं है। फिर मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी जब 0 होता है, एक्सएल का वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा, ठीक है, वो एफ नॉट तक जब पहुंचेगा, तभी फ्रीक्वेंसी इतना भी ज्यादा नहीं होगा जो कि एक्सएल का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, इंपेडेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, ठीक है ना। अभी भी इंपेडेंस का वैल्यू बहुत ही कम मिनिमम तक होगा, ठीक है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी का वैल्यू और ज्यादा बढ़ाऊंगा, अभी एक्सएल का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा और इंपेडेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, और करंट का वैल्यू घटने लगेगा। और करंट का वैल्यू जैसे ही घटेगा, बॉल्ब को कम करंट मिला तो ब्राइटनेस घटेगा ही ऑब्वियसली। समझ में आया दो सवाल, रिजोनेंस को लेकर कैसे सॉल्व करते हैं, आया समझ में। चलो अभी आगे बढ़ते हैं क्वालिटी फैक्टर के बारे में। देखो क्वालिटी फैक्टर क्या है, आ गया क्वालिटी फैक्टर। बच्चों क्वालिटी फैक्टर के बारे में पहले जानते हैं, व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर क्या है। आप लोग जब गाड़ी में बैठते हो, एफएम रेडियो सुनते हो, कार में जब बैठते हो, या रेडियो जो रेडियो रेडियो इस्तेमाल जब करते हो, वहां पर म्यूजिक सुनते हो, क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हो। फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हो मतलब क्या है, सेंडर एक फ्रीक्वेंसी भेजा होगा, रिसीवर वही फ्रीक्वेंसी को अगर मैच कर दिया तो उसको वो गाना सुनाई दे। उससे क्या पता चल रहा है, अगर सही फ्रीक्वेंसी हमको मिल रहा है तो हम लोग, जो सेंडर हमको जो मैसेज पहुंचा रहा है, रिसीवर के पास वो मैसेज पहुंच सकता है। अगर फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएशन हुआ तो देख, तुम खुद ही प्रैक्टिकल करके देखना, तुम फ्रीक्वेंसी को ऊपर नीचे करोगे, गाना में फ्लक्चुएशन शुरू हो जाएगा,
ठीक है ना। मतलब फ्रीक्वेंसी में अगर फ्लक्चुएशन कर दिया तो गाना गाना का जो हमको जो रिसीवर को जो गाना सुनना था और जो मैसेज सेंडर भेजा था उसको जो मिलना था वहां पर फ्लक्चुएशन होगा, वहां पर क्वालिटी में डिफेक्ट्स आएगा। ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी जितना रिसीवर सेंडर भेज रहा है रिसीवर को उतना फ्रीक्वेंसी मिल गया तो मतलब क्या है, जो मैसेज रिसीवर सेंडर भेज रहा है रिसीवर को उतना मैसेज मिल गया, मतलब क्वालिटी मेंटेन हो गया। मतलब एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है कि मतलब फ्रीक्वेंसी का क्वालिटी जितना अच्छा होगा उस हिसाब से हमको सेंडर को परफेक्ट मैसेज मिलेगा, और उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। जितना अच्छा क्वालिटी फैक्टर होगा मतलब उतना परफेक्ट फ्रीक्वेंसी हमको मिलने वाला है, और उतना परफेक्ट फ्रीक्वेंसी में हमको जो सेंडर जो मैसेज भेजा होगा रिसीवर को वो मैसेज मिल जाएगा, या जो गाना हम सुनने चाहते हैं जो सेंडर भेजा होगा उसको हमको सुनने को मिलेगा। ठीक है ना। तो क्वालिटी फैक्टर ऐसा चीज है जिसके वजह से हमको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मिलता है, जिस फ्रीक्वेंसी की वजह से हमको परफेक्ट मतलब फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशन नहीं होता है, जिसकी वजह से हमको जो सेंडर भेजा है रिसीवर को वो चीज मिल जाता है। समझ में आया क्वालिटी फैक्टर क्या है। तो यहां पर मैं करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ किया हूं। मैं ऑलरेडी रिजोनेंस के थ्रू एक ग्राफ ड्रॉ किया था, वही ग्राफ को प्लॉट किया हूं। एक और ग्राफ ऐसे प्लॉट किया हूं। ठीक है। इसका इस ग्राफ में जो फ्रीक्वेंसी है उसका क्वालिटी फैक्टर को Q1 लिखा हूं। इस ग्राफ का जो फ्रीक्वेंसी है क्वालिटी फैक्टर है, और ऐसे बोल सकते हो इस ग्राफ का क्वालिटी फैक्टर Q1 लिखा हूं, इस ग्राफ का क्वालिटी फैक्टर इसका मतलब इस ग्राफ का क्वालिटी फैक्टर क्या है Q2 लिखा हूं। अच्छा, क्या बोल सकते हैं आप अभी किसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है। देखो यहां से देखो, एट एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मतलब एट रिजोनेंस में हमको मैक्सिमम करंट मिल रहा है ना। मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में अगर मैक्सिमम करंट मिल रहा है उस टाइम हमको कोई फ्लक्चुएशन मतलब फ्रीक्वेंसी में कोई फ्लक्चुएशन नहीं, इसी वजह से मैक्सिमम करंट मिल रहा है। अगर मैक्सिमम करंट मिल रहा है जो सेंडर भेजा होगा वो चीज हमको रिसीवर को मतलब हमको मिल जाएगा। तो यहां पर फ्लक्चुएशन नहीं है। लेकिन यहां पर इस ग्राफ में देखो मैक्सिमम करंट कहां से कहां तक मिल रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है। मतलब यहां से लेकर यहां तक फ्रीक्वेंसी हमको F1 F2 F3 F4 F5 कहीं बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हमको मिल रहा है। मतलब एक मैक्सिमम करंट मिलने के लिए बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हमको यहां पर मिल रहा है। मतलब फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है। अगर यहां पर ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं अगर फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशन है तो क्वालिटी फैक्टर उसका खराब है। तो यहां पर किसका क्वालिटी फैक्टर सही है, इस ग्राफ का क्वालिटी फैक्टर सही है। क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में हमको मैक्सिमम करंट मिल रहा है। यहां पर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी मिल रहा है जिसके वजह से मैक्सिमम करंट मिल रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएशन आ रहा है। समझ में आया। तो अगर Q1 का क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन Q2 होता है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं ना। अच्छा, मैक्सिमम करंट Q1 के केस में मैक्सिमम करंट मिल रहा है ना। अगर करंट मैक्सिमम है मतलब उस टाइम जो रेजिस्टेंस होगा R1 होगा इसके मुकाबले कम ही तो होगा, इसी वजह से क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है। रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा पहुंचेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम पहुंचेगा। समझ में है मैं क्या लिखा। क्वालिटी फैक्टर अगर Q1 का Q2 से ज्यादा है मतलब Q1 का जो रेजिस्टेंस है R1 वो R2 से कम हो। समझ में आया। अच्छा, क्वालिटी फैक्टर समझ में आया क्या चीज है। अच्छा, अब चाहे तो इसको मैं पोस्ट करके आप अपोज करके लिख सकते हैं। पोस्ट कर लिया, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, मतलब एट रिजोनेंस हमको मैक्सिमम करंट मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, यहां पर लेट सपोज फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2। ओमेगा 1 से ओमेगा 0 जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज होता है उसको मैं क्या बोल सकता हूं, डेल ओमेगा बोल सकता हूं। ओमेगा 0 से ओमेगा 2 में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज होता है उसको डेल ओमेगा बोलता हूं, और ये डेल ओमेगा और कुछ नहीं, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब इस ग्राफ में टोटल बैंडविड्थ कितना है, टोटल
बैंडविड्थ कितना है, यहां से लेकर यहां तक होगा ना बैंडविड्थ, यहां पर एक बैंडविड्थ मिल रहा है, यहां पर एक बैंडविड्थ मिल रहा है, मतलब टोटल इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टोटल बैंडविड्थ कितना है, 2 डेल ओमेगा। ये सन हो। अच्छा एक चीज बोलो, जितना बैंडविड्थ घटेगा और ओमेगा नोट के पास आएगा, हमको उतना अच्छा करंट मिलने वाला है, मतलब क्वालिटी फैक्टर उतना अच्छा होने वाला है। मतलब ये बोल सकता हूं कि क्वालिटी फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 2 डेल ओमेगा, सॉरी 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 सॉरी, क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2 डेल ओमेगा। यस और नो, समझ में? क्वालिटी फैक्टर 2 डेल ओमेगा के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों होगा? जितना बैंडविड्थ घटेगा उतना अच्छा क्वालिटी फैक्टर हमको मिलने वाला है, क्योंकि इस पॉइंट के पास जितना हम लोग पहुंचेंगे तो हम लोग को मैक्सिमम करंट मिलने वाला है, तो क्वालिटी फैक्टर बेहतर होता जाएगा। समझ में आया? तो क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 2 डेल ओमेगा। समझ में आया? अच्छा, और क्या हो सकता है? क्वालिटी फैक्टर रिजोनेंट एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो मैं बोल सकता हूं, यहां पर लिख रहा हूं, देखो, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओमेगा नॉट। यस और नो, मतलब ओमेगा नॉट जितना बढ़ेगा क्वालिटी फैक्टर उतना अच्छा होगा। ठीक है, आया समझ में? अच्छा, अभी मैं क्या करूंगा ना, हमको दो इक्वेशन मिला है ना, हमको दो इक्वेशन मिला है। क्या क्या इक्वेशन मिला है? एक मिला है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओमेगा नॉट, एक और मिला है Q इनवर्स प्रोपोर्शनल 1 डिवाइडेड 2 डेल ओमेगा। एक मिनट, Q डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/2 डेल ओमेगा। तो इसको अगर, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं, इसको 2 दे रहा हूं, अगर ये इक्वेशन 1 और 2 को एक इक्वेशन रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो क्या होगा? Q इक्वल्स टू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 डेल ओमेगा, यही तो होगा। अच्छा, ये है क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है। ओके, और हमको पता है 2 डेल ओमेगा किसके बराबर होता है ना, R/L का बराबर होता है। डेरिवेशन इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लिख रहा हूं उसको याद रखो, आगे बढ़ो। जिसका डेरिवेशन चाहिए मैं बोलूंगा, टेंशन नहीं, टेंशन मत लो, क्योंकि हम बोर्ड के लिए भी हमको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है या एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ इसको याद रखो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो 2 डेल ओमेगा इक्वल टू R/L ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे? देखो यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, Q इक्वल्स टू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 डेल ओमेगा, जाके क्या लिख सकता हूं, R/L implies that Q equals to ओमेगा नॉट इंटू L डिवाइडेड बाय R। ये तो हो सकता है, मतलब क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला हमको मिला। अच्छा, इसको और अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, यहां पर करता हूं, देखो, Q इक्वल्स टू हमको मिला है ओमेगा नॉट इंटू L डिवाइडेड बाय R, यही तो मिला है। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक मिनट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, Q इक्वल्स टू ओमेगा नॉट एल की जगह क्या लिख सकता हूं, एक्सी, सॉरी एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। एक और फॉर्मूला मिला, ये एक फॉर्मूला है, Q इक्वल्स टू ओमेगा नॉट एल डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, और ये एक फॉर्मूला है, Q इक्वल्स टू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 डेल ओमेगा। एक और फॉर्मूला ये है, Q इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाय आर। ठीक है ना, एक 1 2 3 तीन फॉर्मूला, इतना में खत्म नहीं हुआ है। एक फॉर्मूला का टेबल बनाए हूं, उसको याद रखो, उसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, उसको अच्छे से याद रखो। क्या क्या है देखो, यहां पर मैं लिखा हूं, क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला ये हो सकता है, Q इक्वल्स टू ओमेगा नॉट डिवाइडेड 2 डेल ओमेगा। एक और हो सकता है Q इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इक्वल्स टू एल ओमेगा नॉट। ये तो क्या है, ठीक है ना, ये तो क्या है, रुको